फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुवार्ट्ज विश्वविद्यालय में नियुक्ति में अनियमितता में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार 2 आरोपियों की जमानत याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया है। ज्ञात हो कि यूपी एसटीएफ की प्रयागराज इकाई ने 2 फरवरी को प्रयागराज के नैनी थाने में शुवार्ट्ज विश्वविद्यालय के कुलपति समेत 11 अधिकारियों पर मामला दर्ज कराया था और जिसमें विश्वविद्यालय में नियुक्ति में अनियमितता के साथ और भी कई गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। पुलिस ने पूर्व रजिस्ट्रार सर्वजीत हावर्ड्स और ऑफिस सुपरिटेंडेंट अशोक संदीप सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापा मारकर की, लेकिन सभी आरोपी विश्वविद्यालय परिसर व अपने आवास स्थान पर नहीं मिले। पुलिस ने जिस लोगों को आरोपी बनाया उनमें से मुख्य रूप से कुलपति जे.ए. ऑलिवर, कुलपति राजेंद्र बिहारी लाल, रजिस्ट्रार अजय कुमार लॉरेंस, प्रति कुलपति सुधा बी लाल, निदेशक HRM विनोद बिहारी लाल, रजिस्ट्रार रॉबिन एल प्रसाद, वित्त निदेशक स्टीफन दास, डीन डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज, प्रति कुलपति डॉक्टर सर्वजीत हावर्ड्स, निदेशक HRM रंजन ए जॉन, कार्यालय अधीक्षक अशोक सिंह सहित कई अज्ञात लोगों के ऊपर एसटीएफ ने मुकदमा पंजीकृत कराया और उनमें से 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जिनकी जमानत याचिका को आज न्यायालय ने खारिज कर दिया। शुवार्ट्ज विश्वविद्यालय में मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। जहां एक तरफ विश्वविद्यालय के ऊपर फर्जी नियुक्ति में आरोप में मुकदमा पंजीकृत है, तो वहीं धर्मांतरण के मुद्दे पर भी कॉलेज के कई अधिकारियों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत है। बता दें, जिस तरह से मुकदमा पंजीकृत है उस केस में विश्वविद्यालय के कई अधिकारी की पुलिस तलाश कर रही है। फतेहपुर कोतवाली में दर्ज धर्मांतरण के मुद्दे पर भी जांच की आज शुवार्ट्ज विश्वविद्यालय और यशु दरबार तक पहुंची। फतेहपुर पुलिस ने इस मामले में प्रयागराज में कई जगह पर छापेमारी की, लेकिन आरोपी कुलपति राजेंद्र बिहारी लाल, उनके भाई विनोद बी लाल व कई अन्य अधिकारी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, जिनमें से कई लोगों ने अग्रिम जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दी, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कई याचिकाओं को खारिज भी कर दिया है। कुल मिलाकर ये कहा जाए, शुवार्ट्ज विश्वविद्यालय के अधिकारी व विश्वविद्यालय के कुलपति अदालत से भी किसी तरह की राहत नहीं मिली है अभी तक। यूपी में हुक्का पार्लर संचालित किए जाने का रास्ता साफ हो गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से हुक्का पार्लर संचालित किए जाने की नीति तैयार कर आवेदन करने वालों को लाइसेंस जारी करने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश में हुक्का पार्लर चलाने के लिए अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं थी। जो भी हुक्का पार्लर चल रहे थे वे अवैध थे। इसके साथ ही कोविड काल में दौरान हुक्का पार्लर संचालन पर लगाई गई प्रतिबंध अब खत्म कर दी गई है। हुक्का पार्लर्स के लाइसेंस जारी करने में सरकारी अमला मनमानी ना करे, इसके लिए कोर्ट ने 1 महीने का समय सीमा भी निर्धारित कर दी है। यानी जो भी आवेदन किए जाएंगे उसका निपटारा 1 महीने के अंदर करना होगा। अदालत ने हुक्का पार्लर संचालित करने की गाइडलाइन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत तैयार किए जाने के निर्देश दिए हैं। ये आदेश एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रतिंकर दिवाकर और जस्टिस SD सिंह की डिवीज़न बेंच ने साल 2022 के हाईकोर्ट द्वारा सुमोटो लेकर कायम की गई जनहित याचिका को निरस्त करते हुए दिया है। हाईकोर्ट ने सितंबर 2020 में कोविड की महामारी के मद्देनज़र पूरे यूपी में हुक्का बार पर पूरी तरह से पाबंदी लगाए जाने के आदेश दिया था। हाईकोर्ट के इस आदेश पर यूपी सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी किया था। ये मामला तब से कोर्ट में चल रहा था। इस बीच कई लोगों ने इस जनहित याचिका में पक्षकार बनाए जाने के लिए अर्जी दी थी, जिसको कोर्ट ने मंजूरी दी थी। कई रेस्टोरेंट संचालकों का कहना था कि वे नियमों के मुताबिक हुक्का बार चलाना चाहते हैं, लेकिन कोई नियम नहीं होने की वजह से उन्हें लाइसेंस नहीं मिलता है और आवेदन खारिज हो जाता है। इस पर कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि हुक्का पार्लर संचालित करने के लिए एक गाइडलाइन बनाए। जो गाइडलाइन का पालन करने को तैयार हो उन्हें लाइसेंस दिया जाए। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये आशंका जताई गई कि लाइसेंस देने के नाम पर सरकारी अमला मनमानी तरीके से फाइलों को लटका सकता है। इस पर कोर्ट ने कहा कि आवेदन पर 30 दिनों के अंदर विचार कर उस पर फैसला लिया जाए, या तो उसे मंजूर किया जाए या फिर
कमियां बताकर रिजेक्ट किया जाए। रेस्टोरेंट संचालकों की तरफ से उनके अधिवक्ता आशीष मल्होत्रा ने पक्ष रखा। जी बताएं। ड्यूरिंग द कोविड-19 सो मोटो एक PIL में कोर्ट ने एक्शन लिया था कि जितने भी हुक्का पार्लर्स पूरे स्टेट में चल रहे हैं उसको बैन कर दिया जाए, जिससे कि चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश के 2020 के ऑर्डर पे पूरे इंटायर उत्तर प्रदेश में इसको बैन कर दिया गया था। तो इसकी सुनवाई कल एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रीतंकर दिवाकर और ऑनरेबल जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह की बेंच में सुनवाई हुई, जिसमें यह कहा गया कि इसमें कोई प्रोविजन नहीं है, कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है जिसमें कि लिए हुक्काबाज के लिए अप्लाई किया जाए, प्रोविजन लिया जाए। जिसके बाद कोर्ट के सरकारी वकील ने ये कहते हुए कहा कि अंडर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंदर आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को किसी भी रेस्टोरेंट ओनर्स ने कोई भी एप्लीकेशन मूव अभी तक नहीं करी थी, इसलिए उन्होंने कोई भी अभी एक्शन इस पे नहीं लिया था। इसमें उन्होंने ये कहा है कि अब आप लोग इस पे जितने भी रेस्टोरेंट हैं पूरे यूपी में जो हुक्काबाज चलाना चाहते हैं वो अपनी एक एप्लीकेशन मूव करेंगे अंडर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 में, जिसको वो लोग विद इन अ मंथ इन अकॉर्डेंस विद लॉ डिसाइड करेंगे, ग्रांट करेंगे हुक्का पार्लर्स के लिए। यानी अभी जो लोग चला रहे हैं जी, अभी तो एक तरीके अनऑथराइज है जो कि चल रहे हैं। अब इसको बेसिकली इसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, जो कि अंडर फूड एंड सेफ्टी एक्ट्स में प्रोवाइडेड है 2006 में, जिसमें आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी, जिसमें कि वो आपको हुक्का पार्लर्स के लिए ग्रांट करेंगे इन अकॉर्डेंस विद लॉ। इसके नॉर्म्स भी बनाने के लिए, इनके नॉर्म्स के लिए बनाने के लिए अभी उन्होंने कोर्ट ने नहीं कहा, ये स्टेट जो भी अगर डिसाइड करेगी वो उनके ऊपर। ठीक है। 25,000 के इनामी सपा नेता के घर हुई कुर्की की कार्रवाई, एक सामान पुलिस उठाकर ले गई। उत्तर प्रदेश में सरकार का माफियाओं पर खिलाफ अभियान थम तो गया था लेकिन बंद नहीं हुआ था। आज संगम नगरी प्रयागराज की नैनी पुलिस ने 25,000 के इनामी सपा नेता मोहम्मद जावेद उर्फ पप्पू गंजिया के आलीशान मकान में कुर्की की कार्रवाई की। नैनी के गंजिया मोहल्ले में जावेद के इस घर में तमाम घरेलू सामान को एक एक करके पुलिस ने गाड़ी पर लदवाया और थाने में जमा करा दिया। कुर्की की इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मचा रहा। जावेद और पप्पू गंजिया पर अलग अलग 40 मुकदमे दर्ज हैं। रंगदारी के एक मुकदमे में पप्पू को पुलिस ने वांछित घोषित किया है। पुलिस ने जावेद और पप्पू गंजिया पर 25,000 का इनाम भी रखा है। पप्पू गंजिया रंगदारी का मुकदमा दर्ज होने के बाद से फरार है। वहीं आज पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की और पूरा सामान घर का उठाकर ले जाकर थाने में जमा करा दिया। ठीक है। तो ये किसके खिलाफ कार्रवाई की गई है, कुर्की की क्या पूरा मामला है? जावेद और पप्पू गंजिया नैनी थाना क्षेत्र के सूचीबद्ध माफिया चिन्हित हैं, जिसके विरुद्ध 42 मुकदमे पूर्व से पंजीकृत थे। 257/22 अंतर्गत धारा 386, 323, 504, 506 IPC पंजीकृत था, जिसमें लगातार वह फरार चल रहा था। माननीय न्यायालय द्वारा आज कुर्की का आदेश प्राप्त हुआ। आज ही नैनी पुलिस द्वारा कुर्की की कार्रवाई संपन्न की गई। अभी तक इसके विरुद्ध 42 मुकदमे पंजीकृत हैं। कितने की संपत्ति कुर्क की गई होती है? अब जो भी चल संपत्ति थी वो कुर्क की गई। अभी इस चीज को नहीं कैलकुलेट किया जा सका है कि संपत्ति कितने की। थैंक यू। संगम नगरी प्रयागराज में जहां 20 तारीख को कौशाम्बी में पढ़ाने वाले टीचर से लूट हुई थी और लूट में उनकी रिवॉल्वर छीन ली गई थी, जिसके बाद 21 तारीख को इसकी तत्काल सूचना पुलिस को मिली और 24 घंटे के अंदर धूमनगंज पुलिस ने सफल अनावरण करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं इनका एक साथी कल्लू अभी भी फरार है। पुलिस इन्हें जल्दी गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। अभियुक्त कल्लू ने इन दोनों के साथ मिलकर पिस्टल की लूट की थी। ऐसे में पुलिस ने पिस्टल भी बरामद कर ली है और इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर जेल भेज रही है। ऐसे में क्या कुछ कहना है पुलिस उपायुक्त नगर दीपक भूकर का, आइए सुनाते हैं। कि ये कल ब्रजेश कुमार जो हैं, जो टीचर हैं कौशाम्बी में, उनके द्वारा थाने पे कल ये सूचना दी गई कि 20 तारीख को 7 बजे जब वो कंधईपुर से जा रहा था तो 3 अज्ञात लड़कों के द्वारा उसकी जो लाइसेंसी रिवॉल्वर है वो छीनी गई है। तो इसमें अभियोग पंजीकृत करते हुए त्वरित पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई और 2 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम अभिषेक और दूसरा रवि है। इनका जो तीसरा साथी है कल्लू यादव, वो अभी फरार है। इनके कब्जे से जो लूटी हुई रिवॉल्वर थी वो बरामद हुई है और जो घटना में यूज मोटरसाइकिल थी वो भी इनके कब्जे से मिली है। और पुलिस टीम शीघ्र ही कल्लू यादव की गिरफ्तारी के लिए गठित कर दी गई है और हम इंश्योर करेंगे कि उसकी गिरफ्तारी जल्दी की जाए। जो टीम है, क्योंकि इन्होंने सूचना मिलते ही विद इन 3 to 4 आवर में ही ये घटना का अनावरण किया है,
तो मेरी तरफ से 10,000 रुपये का इनको कैश रिवॉर्ड भी दिया गया है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां कांग्रेस अधिवेशन में रायपुर जा रहे कांग्रेस नेताओं ने ट्रेन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की 65वीं पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता इरशाद उल्लाह व राजकुमार सिंह रज्जू भैया ने कहा कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने देश की स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में के कई बार अध्यक्ष रहे। उनके देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। देश में स्वतंत्र होने के बाद उन्होंने प्रथम शिक्षा मंत्री बनाया गया। उन्होंने शिक्षा मंत्री के रूप में शिक्षा की एक नई अलग जगाई थी। साथ ही इस मौके पर कांग्रेसियों का कहना था कि उनके कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। साथ ही देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने जेल की कठोर यातनाएं भी झेली थी। आज हम लोगों ने देश के प्रथम शिक्षा मंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती मनाई, उनकी पुण्यतिथि मनाई। आज हम लोग उनको याद करते हैं और हम लोग आज प्रयागराज से रायपुर कांग्रेस का अधिवेशन में जा रहे हैं। तो रास्ते में याद आया कि आज ही के दिन देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का पुण्यतिथि है। तो आज हम लोग उनको याद करते हैं, दिल से उनको नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं। उन्होंने जो देश के लिए काम किया और देश के आंदोलन में उन्होंने जो योगदान रहा वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैं इरशाद उल्लाह। योगी सरकार ने जहां वित्त वर्ष बजट 2023-24 पेश किया है तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। तो वहीं समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष इफ्तिकार हुसैन ने इस पर निशाना साधा है। तो वहीं बीजेपी के महानगर अध्यक्ष गणेश केसरवानी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई है और उन्होंने बीजेपी के इस बजट को पार्टी की उपलब्धियां बताते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। बंद होगा बजट ये प्रदेश और आम जनता के लिए। 2017 में जिस अपेक्षा को लेकर के उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया था, उत्तर प्रदेश के गरीबों ने, पिछड़ों ने, मजलूमों ने, किसानों ने, महिलाओं ने, आज उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब अपना दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट प्रस्तुत कर रही तो निश्चित रूप से समाज की अपेक्षाओं को यह बजट पूरा करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता रहा कि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का एक बीमारू राज्य है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूज्य बाबा योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सभी संपूर्ण कैबिनेट ने जिस प्रकार से गरीबों के कल्याण के लिए योजनाओं का निर्माण किया, न केवल योजनाओं का निर्माण किया बल्कि उसके लिए ढांचा भी तैयार करने का काम किया, पूंजी भी तैयार करने का काम किया। और आज जिस प्रकार से सुरेश खन्ना जी ने अपना बजट प्रस्तुत करते समय जो दृश्य बजट का है, संक्षिप्त रूप से कहे तो ये समाज के शोषित वर्ग, पीड़ित वर्ग, असहाय, लाचार, जो कामगार हैं, जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, जो खेतिहर मजदूर हैं, जो किसान हैं, उन सब के व्यापक हित की पूरी चिंता की गई है। एक बड़ी रकम का प्राविधान इस बजट के माध्यम से किया गया। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से पटरी पर उतर गई थी, उसको बेहतरी प्रदान करने के लिए भी इस बजट के अंदर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए आवश्यक बजट का प्राविधान किया गया है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को और चुस्त और दुरुस्त बनाने के लिए भी व्यापक रूप से बजट पर प्राविधान किया गया। मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश का यह बजट उत्तर प्रदेश की जनता के लिए हितकारी है, लाभकारी है। व्यापारियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, किसानों के लिए, कामगारों के लिए, मजदूरों के लिए, सभी वर्गों को लाभ देने वाला यह सुंदर बजट प्रस्तुत किया गया है। मैं इस सुंदर बजट की प्रस्तुति पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को, वित्त मंत्री जी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, जो आज बजट आया है वो अगले 24 का चुनाव देखते हुए चुनावी बजट है। इसमें किसानों को दुगनी आय करने का वादा किया था, उनका समर्थन मूल्य नहीं दिया जा रहा है। यातायात का साधन ये है कि आज सिटी बसें सब बंद कर दी जा रही हैं।
किराया दुगना चौगुना हो गया है। जो छात्र, बेरोजगार, अधिवक्ता गांव से शहर आते हैं, उनकी तमाम नौकरी पेशा है, डेली आते हैं, उनको कोई उसमें छूट नहीं दी गई है, न उनके साथ कोई रियायत बरती गई है। जिस तरह से बसों का रोज़ किराया बढ़ रहा है, रहा सड़कों के सवाल, तो सड़कों पर इतनी चुंगियाँ लग रही है, इतना टोल टैक्स लगता है, जो आम आदमी किराया देता है उससे ज़्यादा अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको टोल टैक्स देना पड़ता है। अस्पताल है, अगर कैंसर हो जाए, लीवर ख़राब हो जाए और किडनी ख़राब हो जाए तो कहीं कोई दवा की व्यवस्था नहीं है। नेताओं के पास जाते जाते थक जाता है, तब सैंक्शन होता है, मरीज मर जाता है। किस तरह से समाजवादी इस बजट को देखते हैं? हम इसका विरोध करते हैं। अगले चुनाव में उनको बताएंगे जो उन्होंने वादा किया है 5 साल कोई पूरा नहीं किया, सिर्फ लुभावन है। न कहीं इलाहाबाद शहर ऐसा शहर है, न कोई फैक्ट्री लगी है, न कोई कंपनी लगी है, न कोई रोजगार मिल, सिर्फ अखबारों में आ रहा है कि इन्वेस्ट हो रहा है, नैनी खत्म हो रहा है, फूल खत्म हो रहा है, शहर में कोई भी दिखाई कारू नहीं दिखाया। बजट जो है सिर्फ लुभावना बजट है, जिसकी हम निंदा करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जहां दक्षिण भारत के दौरे पर थे और उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि दक्षिण भारत के नक्शे से कांग्रेस अब की बार गायब हो जाएगी, जिस पर अब कांग्रेस के नेता व पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा सही कहा है, क्योंकि वे खुद नक्शे से गायब होने वाले हैं और ये बयान वो दे रहे हैं जो दक्षिण भारत के नक्शे में दूर दूर तक नहीं है। ऐसे में कांग्रेस नेता ने पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। अमित शाह ने एक बात कही है, साउथ में उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि अगले चुनाव में कांग्रेस पूरी तरीके से नक्शे से गायब हो जाएगा। हाँ, ये सही बात उन्होंने कहा है, क्योंकि अब वो खुद नक्शे से गायब होने वाले हैं। और दक्षिण भारत में कहा है उन्होंने, जहाँ उनका नक्शे में कहीं नाम ही नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, अमित शाह जी बंगाल में भी इसी तरह वहाँ गायब कर रहे थे और खुद गायब हो गए। संगम नगरी प्रयागराज बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने मऊ स्थित 2 मंजिला भवन ध्वस्तीकरण को चुनौती देने वाली अर्जी की खारिज। नगर मजिस्ट्रेट ने आरबीओ एक्ट के तहत 19 दिसंबर 2022 को निर्माण को अवैध बताते हुए नोटिस जारी की थी। अब्बास अंसारी और उमर अंसारी ने नोटिस को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इस बीच अब्बास अंसारी ने सिटी मजिस्ट्रेट मऊ को कंपाउंडिंग के लिए अर्जी दी, लेकिन मजिस्ट्रेट ने कंपाउंडिंग के बजाय ध्वस्तीकरण के आदेश पारित कर दिया। हाईकोर्ट में रिट पटिशन दाखिल कर इस ध्वस्तीकरण आदेश को चुनौती दी गई। आरोप है कि जिस जमीन पर मकान बना उसका नक्शा सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत नहीं कराया गया है। हाईकोर्ट ने याचिका पर हस्तक्षेप से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने अब्बास अंसारी और उमर अंसारी को ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ अपील में जाने की छूट दी है। ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ नियंत्रक डीएम के समक्ष अपील करने की छूट दी है। अब्बास अंसारी की ओर से मांग की गई अपील करने तक ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने कोई भी राहत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। सरकार की ओर से मुख्य स्थायी अधिवक्ता चतुर्थ अविनीत पांडे ने पक्ष रखा। जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस नंद प्रभा शुक्ला के डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई। प्रयागराज में बदमाशों के हौसले बुलंद, बदमाशों में नहीं दिख रहा पुलिस का खौफ। मोबाइल छीनकर भाग रहे युवकों को भीड़ ने पकड़कर पीटा। प्रयागराज में ई रिक्शे पर सवार होकर आए थे बदमाश। मोबाइल छिनौती करने वाले तीनों युवकों को पकड़कर भीड़ ने पीटा। नैनी कॉटन मिल तिराहे के पास से जा रहे दीपक से 3 युवकों ने मोबाइल छीनने की कोशिश। दीपक के शोर मचाने पर भीड़ ही हुई इकट्ठा। लोगों ने तीनों छिनौती करने वाले युवकों की धुनाई। तीनों छिनौती करने वाले युवकों हुए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। तीनों घायल युवकों को इलाज के लिए पुलिस ने भेजा अस्पताल। छिनौती का पूरा मामला नैनी थाना क्षेत्र के कॉटन मिल तिराहे का है, जहां पर ई रिक्शे से सवार 3 युवक आए थे और देर रात जा रहे दीपक से छिनौती करने की कोशिश की, जिसके बाद दीपक ने शोर मचाया तो वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं भीड़ ने तीनों छिनौती करने वाले युवकों की धुनाई। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।